इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन से हम क्या समझते हैं कि जो प्रोनाउन किसी को डेफिनेटली पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी कि वो अस्पष्ट है। ठीक है, जैसे वन, नन, सम, समबडी, नोबडी। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये प्रोनाउन किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी प्लेस को या किसी थिंग को डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रहा है। लाइक वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अब ये वन जो है वो ये वन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या जगह के बारे में बात नहीं कर रहा है। One does not like to say so, but it is only too true. None of his poems are well known. हम बिना किसी एक पोएम की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहे हैं कि कोई भी पोएम उसकी वेल नोन नहीं है। ठीक है, somebody has stolen my watch. मुझे नहीं पता किसने चोरी की है, बट somebody has stolen. Nobody was there to rescue the child. तो इससे हमें पता चलता है कि ये वो प्रोनाउन जो कि किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग को डेफिनेटली या स्पष्टवादी तरीके से पॉइंट नहीं करते हैं, वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। ओके, अब इनडेफिनेट प्रोनाउन का पोजेसिव केस क्या है? जैसे हमने नाउन्स में देखा था कि हम नाउन का पोजेसिव केस लगाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते थे, ऐसे, है ना, कि मान लीजिए कि मोहन की वॉच या घड़ी, तो हम कहते थे मोहन्स वॉच। ठीक है, तो पोजेसिव यानी मालिकाना, तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हम उसको पोजेसिव बनाते हैं। लाइक somebody's, somebody, ये हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, यानी हम किसी एक स्पष्ट व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, somebody। लेकिन अब हमें इसे पोजेसिव करना है तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, somebody's। ठीक है, यहां पे कहते हैं कि केवल ये प्रोनाउन वन एंड अदर, केवल इनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, वंस एंड अदर्स। बाकी जनरली इनडेफिनेट प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। हम एनीबडी, एनीबडीज नहीं कहते हैं, यानी हम इसको एनीबडी को प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। समबडी का कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, समवन का कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ओके, केवल ये दो हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस जिनके प्लूरल्स होते हैं, वंस एंड अदर्स। बाकी पोजेसिव केस में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एवरीवन्स ओपिनियन, सभी की राय, समवन्स हैट, किसी की टोपी, तो यहां पे हमने पोजेसिव लगाने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, एक प्रैक्टिस करते हैं। द ऑफिसर एग्जामिन्ड एवरीबडीज बैगेज। ठीक है, पोजेसिव लगा दिया, सब, हर एक का बैगेज यानी बैग को उसने चेक किया। डैश कार वॉज पार्क्ड इन द फ्रंट ऑफ अ हाउस, समबडीज, किसी की, किसी एक की कार हमारे घर के सामने पार्क थी। ओके, व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? सो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक
स्वयं पे एक झटका देना, एक रिफ्लेक्स करना। तो यहां पे क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, वो सब्जेक्ट के ऊपर आता है। आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहां पे हम एक और चीज देखेंगे कि जब हम सेल्फ लगाते हैं, माई, योर, हिम, हर, इट, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। और इसको जब हम प्लूरल में कहेंगे तो हम यहां पे हो जाएगा हमारा योर, योर सेल्फ, देम, देम सेल्फ, आवर सेल्स, वहां पे हम सेल्स लगाएंगे, दैट इज इसको प्लूरल करने के लिए, राइट। अब लुक एट द सेंटेंस, आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो क्या हो रहा है, द रिफ्लेक्सिव एक्शन इज हैपनिंग ऑन द सब्जेक्ट, अपने आप पे एक रिफ्लेक्सिव एक्शन हो रहा है। ऐसे ही dragged himself, she pulled herself। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक्शन, चाहे वो ड्रैग्ड हो, चाहे पुल्ड हो, चाहे हर्ट हो, इस तरह से एक्शन वर्ब्स जनरली हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स प्रोनाउंस में वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है वर्ब का। आई हर्ट माई सेल्फ, ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, वर्ब क्या है, ड्रैग्ड, हिमसेल्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया, ओके। So each reflexive pronoun is used as the object of the verb and refers to the same person that is denoted by the subject of the verb. Okay. Emphatic pronoun. Emphatic का मतलब होता है किसी चीज पे emphasize करना, किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। I will do it myself, मैं खुद ही करूंगा। अब यहां पे रिफ्लेक्स नहीं हो रहा, मुझ पे कोई मेरा एक्शन मुझ पे वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। बस यहां पे माई सेल्फ क्या कह रहा है, मेरा एक डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि मैंने ये काम खुद से करना है, ठीक। आई माई सेल्फ सॉ इट, मैंने खुद ही देखा है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद देखा, आई माई सेल्फ। तो यहां पे क्या, एक एम्फेसिस है, एक दृढ़ता है, ठीक है। आई माई सेल्फ सॉ हिम, शी हरसेल्फ सेज यू, वो खुद ही ये बात कहती है, दृढ़ता, एम्फेसिस, ठीक। वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, this is, we are declaring it emphatically that we saw the prime minister himself, right? So you are getting the slight difference between emphatic and reflexive pronoun. Reflexive pronoun में एक तरह से हम देखते हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है एक एक्शन वर्ब का, राइट। और उसमें प्रोनाउन शो करता है कि द एक्शन इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन द डूअर, वो उसके ऊपर वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन एम्फेटिक में ऐसा कुछ नहीं है। एम्फेटिक में जो डूअर है वो सिर्फ अपनी बात को एम्फसाइज कर रहा है, दृढ़ता से प्रस्तुत कर रहा है, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी भी चीज को जो है वो स्पेसिफिकली बोलना, लाइक दिस इज अ प्रेजेंट फॉर माई अंकल। तो जब हम दिस कहते हैं तो अगर ये पेन है
तो हम बहुत सारे पेन में से इसी पेन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम कहते हैं दिस इज द पेन फॉर माई अंकल, दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस। दिस का प्लूरल हो गया दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस, या दीज आर द गिफ्ट्स आई ब्रॉट फॉर माई अंकल, these are the gifts। तो यहां पे हम सिंगुलर था, और हम जब बहुत सारी बातों को पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेटिवली कहते हैं तो हम दीज कह देते हैं, दीज, लेकिन यहां पे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है दिस, दीज, ठीक है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। दो कार्स हैं, दोनों के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि दोनों अच्छे हैं पर ये वाली उस वाली से बेहतर है। तो यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बैंगलोर, ठीक है। तो यहां पे दोज किसको रिफर कर रहा है? दोज रिफर कर रहा है मैंगोज को। यहां हम कह सकते हैं मुंबई मैंगोज आर बेटर देन मैंगोज ऑफ बैंगलोर, लेकिन हमने पहले भी सीखा था कि हम नाउन्स को सेंटेंस में कोशिश करते हैं कि बार बार उसका प्रयोग ना करें और उसकी जगह हम प्रोनाउन को लाए। तो यहां पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज रेफर करता है हमारे नाउन मैंगोज में, राइट। क्योंकि ये प्लूरल है तो यहां पे दोज हो जाएगा। अगर हम यहां पे सिंगुलर मैंगो की बात करते हैं, मुंबई मैंगो इज बेटर देन दैट ऑफ बैंगलोर, ठीक है। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच, एज सच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज द रेड फूड, हमने पॉइंट किया, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, दैट इज द रेड फूड, ओके। सो दैट का भी प्लूरल दोज होता है, जैसे हमने यहां पे देखा। यहां पे द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। दैट किसको रेफर कर रहा है? क्लाइमेट को। द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ पुणे, ये भी कह सकते थे, लेकिन हमने सेंटेंस को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज किया। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज, क्योंकि हमने ये स्ट्रीट्स की बात कर रहा है, ये प्रोनाउन स्ट्रीट्स को पॉइंट कर रहा है, और स्ट्रीट्स प्लूरल में है तो हम दोज लगाएंगे, राइट। दिस का दीज, दैट का दोज। तो इस प्रकार से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में यूज होती है, ओके। यहां देखते हैं कि when two things which have been already mentioned, जो दो चीजें हम पहले मेंशन कर चुके हैं, उनके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा जब बोलते हैं तब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। लाइक, अच्छा, उसमें एक चीज देखने वाली है कि जब हम दिस एंड दैट कहते हैं, राइट, या दैट एंड दोज कहते हैं, तो जो लास्ट मेंशन थिंग होती है उसको दिस रेफर करता है। दिस क्योंकि सेंटेंस में जो दूसरी चीज बाद में है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस सी हियर, वर्च्यू एंड वाइस, ये दो है, दो नाउन्स के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, दोनों के बारे में बात किया। पहले कौन सा आया? वर्च्यू, बाद में कौन सा है? वाइस। इनके बारे में बोला है, वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, ये एक स्टेटमेंट बोल दिया। अब इनके बारे में आगे जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम कहते हैं दिस, तो दिस जो यूज होगा वो बाद वाले के लिए यूज होगा, और दैट जो यूज होगा वो पहले वाले के लिए, क्योंकि ये जो बाद वाला है ये इसके करीब में है, राइट। वर्च्यू एंड वाइज ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, दिस
लीड्स टू मिजरी, दैट टू हैप्पीनेस। तो यहां पे दिस एंड दैट यूज हुआ, तो दिस और वाइस करीब है, तो इसलिए दिस विल रेफर टू वाइस एंड दैट विल रेफर टू वर्च्यू। ओके, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस। ठीक, इन दो नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल एंड टोबैको के बारे में कहा कि दोनों हानिकारक है, राइट। दिस परहैप्स लेस देन दैट, यहां पे दिस क्या है, जो दिस के करीब में क्या है, टोबैको, तो दिस विल रेफर टू टोबैको और दैट विल पॉइंट टू और रेफर टू अल्कोहल। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है कि जब हम किसी बात को बहुत सारी संख्या में जो लोग हों और हर एक की बात करनी है, लेकिन हर एक की बात इंडिविजुअली करनी है, देन वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाइक ईच, आइदर, नाइदर। क्योंकि जब हम ईच की बात कहते हैं तो हम कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी पूरा एक स्टूडेंट का समूह है, ग्रुप है, उसमें से हम हर एक, ईच स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, आइदर, तो यहां पे आइदर हम दो लोगों के बीच में यूज कर रहे हैं कि आइदर यू और यू, राइट। उसी प्रकार से नाइदर, ना तो तुम ना तुम। सो they are called distributive because again they refer to persons or thing one at a time। जैसे हमने कहा कि पूरे समूह में से हर एक चीज पे, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, उसको रेफर करती है एक के बाद एक, वन एट अ टाइम, राइट। फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच बिकॉज दे आर सिंगुलर, तो उनका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होगा वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही होगा। ठीक है, यहां पर नोट करते हैं ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन सिंगली, राइट। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू, नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू, right? Hence, either and neither should be used only in speaking of two persons। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि either and neither जब हम सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं, और जब हम मोर देन टू लोगों की बात करते हैं, यानी एक समूह की जिसमें 3, 4, 5, 10, 50 लोग हैं, वहां पे हम एनी, नो वन, एवरीवन, नन इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। जनरली ये सेंटेंस करेक्शन में या अदर एरियाज में आपको जनरल ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। अब यहां पे एक जनरल एक केस है जिसमें हम कहां पे ईच को यूज करते हैं, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहां पे हमने ईच को पहले यूज किया, ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। ठीक, ईच ऑफ द मेन, मेन की बात मेन इसलिए कहेंगे, मैन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें हम पूरे समूह में से हर एक इंडिविजुअल की बात करें, इसलिए ईच के साथ हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, क्योंकि हर एक सिंगुलर आदमी रिवॉर्ड रिसीव कर रहा है तो उसको एक एक ही रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो अ रिवॉर्ड। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस, अगेन एवरी वन ऑफ ये हॉर्सेस के समूह, कॉस्ट 5,000 rupees. Okay, I bought each of these mangoes for 3 rupees. ठीक,
तो यहां पे हमने देखा कि रिवॉर्ड 5000 रुपीज ये हमारा लास्ट में आ गया। अब सेकेंड सेट देखते हैं। अब यहां पे हमने प्लूरल पहले कर दिया, दीज मेन रिसीव्ड ईच अ रिवॉर्ड, ठीक है। दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज, दीज मैंगोज कॉस्ट ईच 3 रुपीज, राइट। अब हमने कॉस्ट लास्ट में कर दी और दीज को पहले कर दिया। यहां पे ईच ऑफ द मेन या मतलब मेन क्योंकि प्लूरल है, वैसे ही यहां पे प्लूरल है तो इनको बाद में रखा गया था, ईच को पहले रखा गया था, राइट। अब थर्ड केस देखते हैं। दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज ईच, ठीक है। आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज ईच, ये भी ठीक है। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं द मेन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड ईच, ठीक है, क्योंकि जब ईच लिखना होगा तो हमारे को एक न्यूमरल जरूर बताना होता है, राइट। जब लास्ट में ईच लिखना होगा, इसमें देखिए ईच की पोजीशन यहां पहले है, यहां मिडिल में है, यहां पे लास्ट में है। तो जब हमारा ईच जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो जब लास्ट में अगर लिखा जाएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उससे पहले न्यूमरल आना जरूरी है। द हॉर्स कॉस्ट 5000, 3 रुपीज, यहां पे रिवॉर्ड के आगे न्यूमरल नहीं है, इसलिए यहां पे ईच नहीं लगेगा। इसके अलावा द मेन रिसीव 500 रुपीज ईच, क्यों ये ठीक है, क्योंकि हमारा न्यूमरल लगा है। ये एक वन ऑफ केस है, एक मतलब अलग से एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच यूज करते हैं तो वहां पे सेंटेंस करेक्शन में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ईच पहले है या बीच में है तब तो ये सेंटेंसेस ठीक रहेंगे, लेकिन अगर ईच हमने बाद में रखा तो जिस नाउन को वो रेफर कर रहा है उस नाउन के आगे न्यूमरल होना जरूरी है, ठीक है। अब देखें ईच अदर एंड वन अनदर, ये एक प्रकार से कंपाउंड प्रोनाउंस या रेसिप्रोकल बन गए। हमें जनरली हम ईच अदर साथ में लिखते हैं या वन अनदर साथ में लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे वही जैसे हमने पहले पढ़ा, वन टाइम रूल इज दैट ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन। जब हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं तब हम ईच अदर की बात करते हैं, और जब हम मोर देन 2 पीपल की बात करते हैं तो हम वन अनदर की बात करते हैं, ठीक है। दस भी से 2 ब्रदर्स जब हमने कहा, राइट, जब हमने 2 ब्रदर्स कहा, देखिए 2, तब हमने कहा ईच अदर। लेकिन जहां हमने दे कहा मतलब दे आर मोर देन 2, दे कैन बी 2 बट दे आर मोर देन 2, दे विल गिव अस अ हिंट कि मोर देन 2। तो दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, मोर देन 2 हो गया तो वन अनदर, ओके। Each of the boys gets a prize. Each of the girls took it in turn. इन दोनों में एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब ईच लग रहा जो नाउन है वो हमेशा हमारा प्लूरल रहेगा, नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। ईच क्योंकि हम तभी यूज करते हैं जब हम पूरे एक समूह में से हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि एक बॉयज के समूह में से हर एक को इनाम मिला, ओके। यहां पे आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। हम यहां पे देखें आइदर लगा है तो प्रोनाउन सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर प्रोनाउन है तो वो सिंगुलर प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव में आउट ऑफ द ग्रुप होना चाहिए। तो ये तभी हम रोड्स को प्लूरल में बात कर रहे हैं, दीज रोड, इन सभी रोड में हर एक,
everyone, right, leads to. अब यहां पे अगेन देखिए, जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गया, वर्ब प्लूरल नहीं है, वर्ब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है. आइदर ऑफ दीज रोड्स, यानी वर्ब एक एक रोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो प्लूरल हो गया. अगर वो इनको इन दीज रोड्स एज सच हम लेते तो यहां पे लीड टू, तब वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है. क्योंकि यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है. ठीक है. एवरी वन ऑफ यू, यहां पे क्या आएगा हमारा वर्ब, क्या होगा, इज होगा कि आर होगा. यहां पे एवरीवन है और यू एक समूह की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इज यानी, क्योंकि एवरीवन हर एक बच्चे, आप में सब में से हर एक बच्चे को आना है, तो हर एक बच्चे को आना है. एवरी चाइल्ड हैज टू कम. तो जब एवरी चाइल्ड यानी सिंगुलर हो गया, तो यहां पे इसका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है. ओके. relative pronoun. Now read these pairs of sentences. I met Hari, full stop. Hari had just returned. I have found the pen. I lost the pen. Here is the book. You lent me the book. Okay. Now let us try to make these sentences better. I met Hari, who had just returned. I have found the pen which I lost. Here is the book that you lent me. यहां पे क्या हो रहा है, हम ये प्रोनाउंस यूज करके, रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करके सेंटेंस को बेटर बना रहे हैं. एंड हाउ डू वी नो दैट दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस? क्योंकि ये प्रोनाउंस अपने जो एंटीसीडेंट्स हैं, जो नाउन्स हैं, उनको रिलेट कर रहे हैं. द आई मेट हरी हु, जो कि अभी लौटा था. तो ये जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट, इसको जो नाउन होता है उसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं. ठीक है. So I met Hari, who had just returned. I have found the pen which, again ये which जो है वो पेन से रिलेट हो रहा है. Here is the book that you lent me. किसकी बात कर रहे हैं? That किससे रिलेट कर रहा है? बुक से. ओके. That is why these are called relative pronoun. They are related to their antecedents. Now, where do we use these relative pronouns? General use है कि who is used for persons only. ठीक है. It may refer to singular or plural noun. तो the man who is honest is trusted. ठीक है. तो यहां पे who जो है वो पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. यहां पे ये भी लिख सकते थे, द मेन हु आर ऑनेस्ट आर ट्रस्टेड. द मेन हु आर ऑनेस्ट आर ट्रस्टेड, या द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड. दिस इज द मैन हु गेव मी अ पेन. The men who are honest are trusted. The boy with short hairs was the one who came first in the race. तो ये who किसको रिलेट कर रहा है? The boy with short hairs. ठीक है.
यहां पे हु किसको रिलेट कर रहा है? मैन को। और हमने एज अ जनरल रूल ये भी देखा कि हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, नॉट फॉर थिंग्स। ओके, हुज जो है वो पोजेसिव फॉर्म हो गया हु का, ठीक है। द सन हुज रेज, सन की किरणें, सूर्य की किरणें, तो यहां पे ये पोजेसिव हो गया। गिव लाइफ टू अर्थ, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन हुज सोल्यूशन, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हुज, किसका सोल्यूशन? दिस इज द क्वेश्चन हुज सोल्यूशन हैज baffled philosophers for all ages, राइट। तो आपने देखा कि यूज ऑफ रिलेटिव में हम हु यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, और हु सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है। उसी प्रकार से हु का पोजेसिव हुज होता है। विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये यूज होता है विद फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स। विच पर्सन्स के लिए नहीं यूज होता है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। किसी एक पल की बात कर रहे हैं जो विच इज लॉस्ट फॉर एवर। द बुक्स which help you most are the one those which make you think most, ठीक है। तो यहां पे दोनों बार which जो है वो बुक्स को रिलेट कर रहा है, बुक्स का रिलेटिव प्रोनाउन। द हॉर्स which I recently brought is Arab, राइट। तो हमने देखा कि which जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो हमेशा एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज होता है, वो पर्सन्स के लिए नहीं यूज होता है। विच में ऑल्सो रेफर टू अ सेंटेंस। द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, विच वॉज नॉट द केस, जो इस आदमी के लिए कहा गया था। ये पूरा सेंटेंस है। द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, इस आदमी के लिए कहा गया था कि वो ड्रंक है या पिया हुआ है। विच वॉज नॉट द केस, जो कि गलत है। He said he saw me there. He said he saw me there, which was a lie. क्या झूठ था? What was a lie? कि उसने कहा उसने मुझे वहां देखा। He is here, which is fortunate. He किसको पॉइंट कर रहा है? पूरे सेंटेंस को, राइट। यहां पे ये मत कहिएगा कि he जो है पर्सन है तो विच कैसे पॉइंट कर रहा है इसको। ये विच यहां पे इस पूरे सेंटेंस को पॉइंट कर रहा है या रिलेट कर रहा है, राइट। क्योंकि पहले हम कह चुके हैं कि विच इज नॉट टू बी यूज्ड विद पर्सन्स, ओके। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इन प्रेफरेंस टू हु और विच, दैट कब यूज करेंगे? इन प्रेफरेंस टू विच। सो हम देखेंगे कि दैट कहां कहां यूज होगा। आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज हमें मालूम है कि जब हम कहते हैं द बेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द टॉलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहां पे ही हमारा that use होगा after the adjective. He was the most eloquent speaker that I ever heard. तो the most eloquent, यहां पे देखा कि हमारा सुपरलेटिव लग गया। जब हमारा सुपरलेटिव लग जाएगा तो हम यहां पे विच तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि विच विल नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सन। हु यहां पे लग सकता था, हु आई एवर हर्ड, लेकिन जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा तो हम
हमेशा दैट लगाएंगे। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये कॉमन एरर्स में बहुत पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। द वाइजेस्ट मैन, देखिए सुपरलेटिव लग गया। द वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, हु एवर लिव्ड ने, राइट। दिस इज द बेस्ट सुपरलेटिव दैट वी कैन डू। यहां पे विच लग सकता था, दिस है ना, आई मीन दिस इज नॉट पॉइंटिंग और रिलेटिंग टू अ पर्सन, तो दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, यहां पे क्वेश्चन बन सकता था दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, लेकिन नहीं, जब भी सुपरलेटिव आएगी तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें दैट ही लगाना है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद दैट ही लगेगा, जैसे ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ऑल लग गया। इन वर्ड्स को आपको मेमोराइज याद रखना पड़ेगा। ऑल अगर सेंटेंस में लग गया और पहले, तो हम यहां पे विच नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। He is the same man, same man that he has been, यहां पे who नहीं लगेगा, that लगेगा because same लग गया। nothing, nothing लग गया। nothing can be said about him that is good, उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते हैं जो कि अच्छा हो। ठीक है, ये सेंटेंस है, तो नथिंग लग गया। नथिंग नेगेटिव से ही शुरू हुआ सेंटेंस। नथिंग कैन बी सेड अबाउट हिम दैट इज गुड, विच इज गुड नहीं होगा। ओके, आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, हु और व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद में that लिखेगा। Who that saw her did not pity her, who am I that I should object, what is that troubles you। ठीक है, तो जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ who, what साथ हमारा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, that, right। After two antecedents, one denoting a person and the other denoting an animal or a thing। antecedents क्या होते हैं, हमने पहले देखा था। antecedents वो nouns होते हैं जिनको हमारा relative pronoun relate करता है या जिनको हमारा relative pronoun point करता है। ठीक है, एक सेंटेंस में तो बहुत सारे nouns हो सकते हैं, लेकिन जिन नाउन्स को हमारा प्रोनाउन पॉइंट करेगा या रिलेट करेगा वही उसके एंटीसीडेंट्स होंगे, राइट। तो द बॉय एंड हिज डॉग, बॉय एंड हिज डॉग, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, जिसमें एक पर्सन को डिनोट करे, एक एंटीसीडेंट बॉय हो गया, दूसरा एंटीसीडेंट डॉग हो गया, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो जाएगा। दैट हैड ट्रेसपास्ड द क्लब प्रीमिसेस वर टर्न्ड आउट। ओके, अब एक और चीज देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि दैट हमें कहां कहां लगाना है, इन प्रेफरेंस टू, हु, विच, राइट। अब हम यहां देखेंगे कि हम दैट कहां पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दैट की एक रिस्ट्रिक्टिव फोर्स होती है, उसका एक कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो हम यहां इस सेंटेंस में देखते हैं कि वही रिस्ट्रिक्टिव फोर्स कई जगह हम नहीं यूज कर सकते हैं। लाइक माई फादर सेड, माई फादर दैट इज अ स्कूल मास्टर, हम अपने फादर के लिए दैट नहीं लगाएंगे, हम वहां पे हु लग जाएगा। माई फादर हु इज अ स्कूल मास्टर, राइट, यहां पे दैट नहीं लगेगा। माई फादर दैट इज अ स्कूल मास्टर इज 50 years old, हमें ये कहना है माई फादर हु इज अ स्कूल मास्टर। तो इन सब जगहों पे
जब हम इस टाइप से बात करें अपने रिलेटिव की, तो वहां पे दैट नहीं लगेगा। जब जनरली थर्ड पर्सन बात होती है तो वहां हम उसको दैट को ही प्रेफर करते हैं, पर यहां पे नहीं। ठीक है, बट इफ आई हैपन टू हैव मोर देन वन सिस्टर्स, आई कैन से दैट माय सिस्टर दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय माय अंकल। क्योंकि यहां पे क्या है, अगर मेरी 4 सिस्टर्स हैं तो मुझे ये बताना है कि कौन सी सिस्टर मेरे अंकल ने अडॉप्ट की, तो वहां पे हम वो रेस्ट्रिक्टिव फोर्स दैट की यूज करेंगे। माय सिस्टर दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय माय अंकल इज इल। तो यहां पे ये हो रहा है कि ऐसे मेरे 2 या 4 बहनें हैं, मोर देन वन सिस्टर, व्हेन मोर देन वन सिस्टर, दैट इज यूज्ड टू पुट अप अ कंस्ट्रेंट कि कौन सी सिस्टर को मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया है। अब यहां पे व्हाट है, व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो व्हाट है ये रेफर्स टू थिंग्स ओनली, और जनरली हम देखते हैं कि व्हाट बिना एंटीसीडेंट के यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एंड उसको कहते हैं कि टू दैट विच, ठीक है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ठीक है, आई मीन व्हाट आई से, वॉट इज डन कैनॉट बी अनडन। तो यहां पे वॉट या ये अपने एंटीसीडेंट्स यानी उस नाउन को रेफर नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली आ रहा है। इसका मतलब है कि दैट विच, अब यहां पे हम वॉट की जगह लगा सकते थे, दैट विच कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। आई मीन दैट विच, आई मीन दैट विच आई से। तो हियर वी सी दैट वॉट as a relative pronoun does not need an antecedent. एक वर्ड एज है तो ये जो है वो सेम एज भी यूज होता है, जैसे माई ट्रबल इज सेम एज योर्स। ठीक है, दिस इज नॉट द सेम एज दैट, राइट। I played with the same bat that you did. तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा हमें कि सेम एज योर्स और सेम एज दैट में थोड़ा सा फर्क है। सेम एज योर्स का मतलब होता है कि तुम्हारे जैसा। ठीक है, कि आई हैव गॉट अ शर्ट विच इज सेम एज योर्स। मेरे पास एक शर्ट है जो तुम्हारे पास शर्ट है उससे मिलती है। और जब हम कहते हैं सेम दैट तो मतलब होता है वही, राइट। यहां पे आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड, मैं उसी, तुमने खेलने के बाद बल्ला अपना बैट रख दिया, फिर मैं जब आया खेले तो मैंने वही बैट उठा के उसी से खेला। तो यहां पे अगेन दैट की वो जो रेस्ट्रिक्टिव फोर्स है कि वो बिल्कुल उसी चीज को पॉइंट करती है। ठीक है, जिसपे रेफरेंस है। तो द सेम एज इज यूजुअली मीन ऑफ द सेम काइंड, लेकिन दैट मीन्स वन एंड द सेम, वही चीज, राइट। अब यहां पे एक और है बट, राइट। तो बट को हम जब एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन की प्रॉपर्टी आ जाती है। कई क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे देयर इज नन बट विल अग्री विथ मी, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव। ठीक है, तो यहां पे जो बट है वो एक देयर इज नन नेगेटिव हो गया, बट विल अग्री विथ मी। तो इसका एक्चुअली मीनिंग जो दिख रहा है वो इसका उल्टा हो जाता है। बट विल अग्री मतलब देयर इज नो वन हु विल नॉट अग्री विथ मी, यानी कि सब लोग मुझसे अग्री करेंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ बट लगाते हैं तो वो जो है वो रिलेट तो कर रहा है नन को, लेकिन वो उसकी मीनिंग जो है वो रिवर्स करके दे रहा है। देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, मतलब ये हो गया कि देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव।
हर आदमी जीना चाहता, कोई ऐसा नहीं जो जीना नहीं चाहता। तो यहां पे हम जनरली देखेंगे कि हमारे किसी भी सेंटेंस में जब बट लग रहा है और वो बट जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। It will be seen that the pronoun but is here equivalent to who, not, which, not, right? अब हम कहां रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट कर सकते हैं, ओमिशन कहां कर सकते हैं? तो यहां पे है कि जनरली जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा या एक्यूजेटिव केस में होगा, तो हम उसको सेंटेंस से हटा भी सकते हैं बिना सेंटेंस की करेक्टनेस को बिगाड़े। द सेंटेंस विल बी करेक्ट, राइट, पर हम तब उसको हटा सकते हैं जब वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में होगा। फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स विच वी सेड। अब यहां पे हमने विच को हटा दिया। फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। वर द प्रेयर्स, ये जो आपका वर्ब फ्रेज है, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अ कंटेंटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। कंटेंटेड माइंड, हम यहां पे विच यूज कर सकते हैं, विच अ मैन कैन एंजॉय इन द वर्ल्ड। यहां पे विच जो है वो अगेन एक्यूजेटिव केस में आ गया, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ गया, राइट, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, हम आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, ऑल के बाद क्या लगेगा हमारा? दैट लगेगा, हमने प्रीवियसली पढ़ा था, दैट आई सर्वे। पर चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते। ये चीज का ध्यान रखिएगा सेंटेंस में कि जब ऑब्जेक्टिव में आ रहा है और अगर वो मिसिंग है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो सेंटेंस करेक्ट रहेगा, राइट, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव केस में मिसिंग है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट्स, तो हम देखते हैं कि यहां पे एंटीसीडेंट क्या था? वो नाउन जिसको हमारा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा था। तो ओल्डर इंग्लिश में था कि जो शेक्सपियरियन इंग्लिश आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा कि उसमें हम एंटीसीडेंट को ही हटा देते थे। हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट, तो यहां पे था ही हु वर्क्स, एक्चुअली ही हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट, पर वहां पे उन्होंने एंटीसीडेंट को हटा दिया। whom the gods love die young, तो या कि those whom the gods love die young, बट खैर ये आप देख लीजिएगा फॉर रेफरेंस पर्पस, बट आई डोंट बिलीव दैट दिस ओल्डर इंग्लिश problems or questions are going to come, okay, but still अब अग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट, ये तो आप समझ लीजिए कि एक थंब रूल है कि हर एक प्रोनाउन हो या हमारा वर्ब हो या कुछ भी हो, वो पूरे सेंटेंस में एक दूसरे से अग्री करते हैं। अग्री इन द सेंस कि वो सेम नंबर और पर्सन के होंगे। जैसे हमने कहा ना कि अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तो उसका जो उसका नाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से अगर एंटीसीडेंट या नाउन प्लूरल है तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। और रिलेटिव प्रोनाउन हमारा प्लूरल कैसे दिखेगा? वो जब वर्ब के साथ जुड़ के आता है, लाइक हियर हु तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, राइट, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आ रहा है ये बताएगा कि हमारा एंटीसीडेंट के साथ इसका अग्रीमेंट है कि नहीं। अब यहां देखें, द बॉय यानी कि एक सिंगल बॉय की बात करें, हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड, राइट, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया, राइट। तो हु वॉज
इस प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगा है, ये दोनों मिला के बताते हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमारे एंटीसीडेंट्स के साथ अग्री कर रहा है कि नहीं, यानी मैच कर रहा है कि नहीं। अब ये सेकंड देखिए, द बॉयज हु तो सेम है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो वर्ब है ये प्लूरल हो गया, वर, द बॉयज हु वर, राइट। नाउ यू गॉट इट। कि अगर हम यहां पे द बॉयज हु वॉज कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब मिलके इसके साथ अग्री कर रहे हैं, राइट। आई हु एम योर किंग विल लीड यू, राइट। तो यहां पे आई हु एम, यानी ये सिंगुलर हो गया, राइट। तो योर किंग विल लीड यू। द फ्लावर्स विच ग्रो, यहां एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट फ्लावर्स है, राइट, एंटीसीडेंट फ्लावर्स है, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहां पे ये वर्ब के साथ मिलके ही बताएगा कि हमारा अग्रीमेंट रिलेटिव प्रोनाउन और उसका अग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो द फ्लावर्स विच ग्रो इन आवर गार्डन आर नॉट फॉर सेल, राइट। अब ये देखिए, ये प्लूरल है तभी हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। अगर ये सिंगुलर होता, द फ्लावर विच ग्रो, तब वो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाता द फ्लावर विच ग्रोज इन आवर गार्डन इज नॉट फॉर सेल, ठीक है। सो यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारा जो अग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट है वो इस तरह से होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब है वो दोनों जुड़ के सिंगुलर या प्लूरल बनते हैं। अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब के साथ रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। तो यहां पे ओनली वन, उसकी बहुत सारी पोएम में से ओनली वन है, तो यहां पे हमारा दैट, क्योंकि ओनली आ गया, तो ओनली हमने देखा था कि जब हम ओनली यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं, ठीक है, नथिंग यूज करते हैं, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो दैट हो जाता है विच की जगह। तो दैट इज, राइट, दैट इज वर्ब हमारा सिंगुलर है, क्योंकि हमारा जो एंटीसीडेंट है वो भी सिंगुलर है। ओनली वन ऑफ हिज पोएम, यानी उनकी पोएम्स की सिर्फ एक, ओके। नो, जो हमने सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू द एंटीसीडेंट्स, फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उसका अग्रीमेंट में होना चाहिए, यानी प्लूरल का प्लूरल, सिंगुलर का सिंगुलर। लेकिन हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस। सो हम कहते हैं कि ये जो गड़बड़ी है इसको हटाने के लिए द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल। जितनी पास में अपने एंटीसीडेंट के रिलेटिव प्रोनाउन होगा उतना बढ़िया है, उतना कम खतरा है कि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी होगी। जैसे कि द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, अब एक्चुअली इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द बॉय है ना, और इसी ने प्राइज जीता है, तो हमने हु को, जो उसका रिलेटिव प्रोनाउन है, उसको उसके बगल में रख दिया, इन दोनों को अगल बगल में रख दिया, द बॉय हु वन। फटाफट हमने क्लियर कर दिया अपने रिलेटिव प्रोनाउन से कि हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसने प्राइज जीता है, ठीक है। तो और फिर फर्दर उसके बाद हम उस लड़के के बारे में इलैबोरेट करें। सबसे पहली चीज तो हमने ये बताई कि कौन सा लड़का प्राइज जीता, तो हमने कहा द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद क्या हुआ, इज द सन ऑफ माई फ्रेंड जोशी, वो जो लड़का प्राइज जीता इंग्लिश में, वो ही इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। अगर यहीं पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन थोड़ी सी बदल दी, द बॉय
इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज। अब तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं उस लड़के की बात करने की कि और ये सारी चीजों को समझाने की, लेकिन हमने सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन बदल दी तो क्या समझ में आ रहा है, यह समझ में आ रहा है कि जैसे कि मिस्टर जोशी ने प्राइज जीता है, द बॉय इज सन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मिस्टर जोशी ने फर्स्ट प्राइज जीता, पर ऐसा है नहीं, उस लड़के ने फर्स्ट प्राइज जीता। इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के एकदम करीब में होगा, पास में होगा। ओके, कॉम्पाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ये क्या होता है? दीज आर द प्रोनाउंस फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर, सो, सोएवर, हु। ठीक है, तो लाइक हुएवर, आप लोग कभी चिट्ठी लिखते हैं whomsoever it may concern, राइट। सो इसमें क्या होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनको कोई एंटीसीडेंट्स की जरूरत नहीं होती। टू whomsoever it may concern, whoever did this, तो whosoever यानी कि कोई भी, all, any and every person, ठीक है। whosoever diggeth a pit shall fall therein, जो भी गड्ढा खोदेगा वो खुद ही गिरेगा, राइट। सो यहां पे हमारे ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि इनके लिए हमें किसी एंटीसीडेंट्स की या किसी प्रीवियस नाउन्स की जरूरत नहीं होती। ओके, अब आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है? ये क्वेश्चंस पूछते हैं। हु इज देयर, हु आर यू, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, हुम डू यू वांट। तो यहां पे नोटिस करते हैं कि दीज नाउन्स जो कि इटैलिक्स में है, दे आर सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये एक जनरली एक रिलेशन स्थापित कर रहे हैं इंटरोगेशन के थ्रू कि ये किससे आपकी बात हो रही है या कौन वहां पे है, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे कि हु हम तभी यूज करते हैं इन इंटरोगेशन एंड क्वेश्चन टू, जब हम पर्सन्स की बात करते हैं। हु स्पोक, राइट, वी एक्सपेक्ट द आंसर कि किसने बोला, ऑफ अ पर्सन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हुज अम्ब्रेला इज दिस। तो ये जनरली हु या हु से रिलेटेड पोजेसिव हुज, या फिर उसका जो नॉमिनेटिव केस है हुम, ये पर्सन्स के लिए ही यूज होते हैं। विच इज यूज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, राइट। विच इज योर फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें हमने कहा विच वन इज योर फ्रेंड, या विच वन इज योर बुक, या विच आर योर बुक्स, विच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, राइट। वॉट इज यूज्ड फॉर ऑफ थिंग्स ओनली, वॉट जो है केवल थिंग्स के लिए, कि वॉट इज दिस, वॉट इज दैट, वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डिड यू से, वॉट हैव यू फाउंड। तो हमारा वॉट जो है वो थिंग्स के लिए यूज होता है। हु जो है और हु के डेरिवेटिव्स लाइक हुम, हुज, ये सब पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, और विच जो होता है वो पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स के लिए यूज होता है। ओके, थैंक यू।